जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और अपनी पढ़ाई में तत्परता से लगे होंगे। दोस्तों परीक्षाएं आती हैं, जाती हैं, स्थगित होती हैं, पेपर लीक होता है। इन सब घटनाओं से बिल्कुल प्रभावित न हो। अपनी तैयारी हमेशा जो है मजबूत रखें, क्योंकि असली एस्पिरेंट वो होता है दोस्तों जो तैयारी नहीं करता है, वो हमेशा तैयार रहता है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, एक सीट पानी है किसी भी अच्छी परीक्षा में, तो आपको हमेशा तैयार रहना होगा दोस्तों, बिना इस चीज़ की परवाह किए हुए कि कौन सा पेपर कैंसिल हो रहा है। आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, परेशानी आपको जरूर होगी, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित न हो दोस्तों। मानसिक दृढ़ता बनाए रखें और निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी ही। तैयारी और मजबूत करें, ये सब भी एक चैलेंज है दोस्तों। तो इसलिए जो है दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी को जो है मजबूती से करने के साथ साथ मानसिक मजबूती का भी परिचय दें, और बिल्कुल जो है इन सब चीज़ों से आप बिल्कुल परेशान ना हो। तो जैसा कि मैं आपको क्लास पढ़ाऊंगा, फिजिक्स पढ़ाऊंगा, फिजिक्स में आज हम लेके चलेंगे एक नया टॉपिक, प्रकाश में ही एक नया टॉपिक लेके चलेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा दोस्तों कि आप अपनी तैयारी की निरंतरता बिल्कुल बनाए रखें। कोई भी परीक्षा है, परीक्षा होगी, एक परीक्षा नहीं होगी तो दूसरी परीक्षा होगी, और अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको नौकरी पाने से, सिलेक्शन पाने से कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लेके चलते हैं आपको। प्रकाश टॉपिक चल रहा है इसी की क्लास में, और आपको पढ़ाते हैं एक आज नया टॉपिक प्रकाश में। वो दोस्तों क्या है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे दोस्तों, वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक है दोस्तों प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये है दोस्तों प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, ये है क्या दोस्तों, समझते हैं। सबसे पहले जब कोई भी प्रकाश की किरण दोस्तों, मान लीजिए हम इसको सघन माध्यम मानते हैं और इसको हम मानते हैं दोस्तों विरल माध्यम। ठीक है, ये है विरल माध्यम। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, मान लीजिए इसने यहाँ से प्रवेश किया है, ठीक है, तो अपवर्तन के कारण क्या होता है, अपवर्तित किरण जो है अभिलंब से दूर हट जाती है। अपवर्तित, अब यहाँ समझते हैं ग्राफ के माध्यम से, तब आपको और समझ में आएगा। यहाँ इसको और लाइन को ऐसे बनाते हैं। ये है दोस्तों सघन माध्यम और ये है विरल माध्यम। ये प्रकाश की आपतित किरण है। ठीक है, ये क्या है, प्रकाश की आपतित किरण। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हम समझेंगे क्या है दोस्तों, जब कोई आपतित किरण किसी तल से टकराती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में वो प्रवेश करती है, ये अभिलंब भी बना लेते हैं दोस्तों। तो अपवर्तित किरण जो होती है, ये अपवर्तित किरण होगी दोस्तों। ठीक है, तो अपवर्तन के कारण अपवर्तित किरण क्या होती है, अभिलंब से दूर हटती जाती है। देखिए ये हमने देखा था दोस्तों, ये हमने देखा था दोस्तों कि क्या होता है कि दो कंडीशन हो सकती है, इसको हमने समझा था दोस्तों। क्या देखा था, ये अभिलंब है, ठीक है, तो ये जो अपवर्तित किरण है, ये कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण। ये कौन सी किरण है दोस्तों, आपतित किरण, आपतित किरण। ये क्या है दोस्तों, अभिलंब। क्लियर हुआ, ये है अभिलंब। अब देखिए ये आपतित किरण जो है यहाँ पर अपवर्तित होगी दोस्तों। क्लियर हुआ। अब दो कंडीशन है, अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण आ रही है,
सघन माध्यम से विरल में आ रही है, तो आपको पता है कि क्या होगा। इसके जस्ट पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ाया है कि ये जो अभिलंब है इससे दूर हटेगी, इससे क्या होगी, दूर हटेगी। और अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी तो उस समय क्या होगा, ये अभिलंब से नजदीक की तरफ आएगी। किसकी तरफ आएगी, नजदीक की तरफ आएगी। क्लियर हुआ। दो कंडीशन होगी, बहुत अच्छे से मैंने पिछले वीडियो में बताया है, इस चीज को आपने समझा है। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ, अगर ये अभिलंब से किरण दूर हट रही है, अपने मार्ग से दूर हट रही है, तो इसका मतलब ये कोई भी किरण हो सकती है, चाहे ये इतना दूर हटे या इतना दूर हटे, मतलब ये अभिलंब से प्रसारित होगी दूर की तरफ। ये बात आप याद रखिए। इसका मतलब क्या हुआ कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे, इसका ये मतलब हुआ। तो ये कोण कौन सा होगा दोस्तों, चलिए अगर मान लेते हैं इसी किरण को मान लेते हैं कि ये जो है अभिलंब से दूर हट रही है, ठीक है। ये इसको और जो है हम प्रसारित कर देते हैं। ये जो है अगर ये किरण होती सीधे तो ऐसे होती, लेकिन मान लीजिए ये यहाँ दूर हट गई, ये हो गई अपवर्तित किरण। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अपवर्तित किरण हो गई। क्लियर हुआ। ये प्रकाश की किरण आपतित हुई, और अगर माध्यम जो है यहाँ पर सघन होता तो ये कंडीशन मैं आपको बता रहा था कि अभिलंब से सट जाती, तो इसको हम हटा देते हैं, ये चीज आप समझ गए। और अगर माध्यम चूंकि विरल है तो ये जो यहाँ पर किरण जानी चाहिए ये क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। इतनी दूर हटी है, ये क्या है, अपवर्तित कोण। अपवर्तित कोण, ये कोण कौन सा होगा दोस्तों, आपतन कोण। आपतन कोण। और ये बिंदु कौन सा होगा, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। चलिए सब कुछ आपने समझ लिया। अब देखिए, अब इसका मतलब यह हुआ कि अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो क्या होगी, अभिलंब से दूर हटेगी, क्योंकि सघन और विरल का ये नियम है। तो अभिलंब से दूर हटेगी तो ये इस कोण का मान क्या होगा, इस कोण से काफी अधिक हो जाएगा, काफी अधिक हो जाएगा आपतन कोण का मान। तो कहने का मतलब क्या है, अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती जाती है। एक चीज आपको समझ में आई। अब मान के चलिए कि जब एक निश्चित आपतन कोण है, ये कोण है, ये निश्चित है, ठीक है। इसके लिए क्या होता है कि अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। मान लीजिए ये किरण आई है यहाँ, अब ये जो रेखा यहाँ तक अपवर्तित हुई है, मान लीजिए यहाँ तक अपवर्तित हो जाती है। कहाँ तक अपवर्तित हो जाती है, यहाँ तक अपवर्तित हो जाती है। मतलब ये कोण कितना बन जाता है, 90 डिग्री का। ध्यान दीजिए, देख रहे हैं आप, ये किरण जो है आई है इधर, और ये अभिलंब से कितना कोण बन रहा है दोस्तों, ये कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। अब ये 90 डिग्री तक क्या हो गई, ये इसके तल से क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है। क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है। लेकिन मान लीजिए दोस्तों, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, अब अगर ये यहां तक आ जाए, ये किरण यहां तक आ जाए, यहां तक आ जाए, तो ये कोण का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये जो है कोण का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो रेखाओं से ही आप समझ पा रहे हैं दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मतलब एक निश्चित आपतन कोण के लिए अगर इस कोण का मान क्या होता है, अपवर्तित कोण का मान क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, तब क्या होता है, ये क्या होता है दोस्तों, इस आपतन कोण को हम क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण। क्या कहेंगे दोस्तों, क्रांतिक कोण। ठीक है, क्लियर हुआ। ये क्या होता है, ये होता है क्रांतिक कोण। अब दोस्तों देखिए, क्रांतिक कोण, अब जब आप क्रांतिक कोण की कंडीशन में आप पहुंच जाएंगे तब उसमें क्या होगा, अपवर्तन नहीं हो पाएगा। क्या हो जाएगा, अपवर्तन असंभव हो जाएगा। अब अपवर्तन असंभव होने की वजह से क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। मतलब परावर्तन होगा, अपवर्तन नहीं होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, परावर्तन होगा, न कि अपवर्तन। ठीक है, तो ये क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, यही हमको समझना है।
ये है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें 100% जो है प्रकाश का क्या हो जाता है, आंतरिक परावर्तन हो जाता है। ठीक है, मतलब अपवर्तन बिल्कुल नहीं होगा, पूरी तरह से प्रकाश जो है बिना अपवर्तित हुए परावर्तित हो जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखिए जो पृष्ठ है दोस्तों, जिस पृष्ठ पे ये किरण पड़ी है, ये पृष्ठ क्या होता है, चमकने लगता है। क्या होता है, चमकने लगता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से क्या होता है, ये पृष्ठ जो है बहुत चमकने लगता है। तो इसलिए जिस भी पृष्ठ का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वो पृष्ठ क्या होता है दोस्तों, चमकदार हो जाता है। ठीक है, बहुत ही चमकने लगता है। चलिए अब देखिए दो चीजें होनी चाहिए दोस्तों, दो चीजें होनी चाहिए। अब इसमें दो कंडीशन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, आपको समझना है कि दो कंडीशन कौन सी है जिससे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है। तो अभी आपने देखा दोस्तों कि जो किरण आनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, पहला जो है कंडीशन, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आनी चाहिए। किरण जो आनी चाहिए वो सघन माध्यम से विरल में आनी चाहिए। ठीक है, तभी अभिलंब से दूरी बढ़ेगी, तभी अपवर्तित कोण का मान बढ़ेगा। क्योंकि अगर यह विलंब है, अगर ये विरल से सघन में आएगी तो इधर जो है किरण आ जाएगी, ये विसरित होनी चाहिए, इधर जानी चाहिए। एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन, आपतन कोण जो होगा दोस्तों क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। ये जो आपतन कोण है, ये जो क्रांतिक कोण है दोस्तों, इससे क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। बड़ा होगा तभी क्या होगा, परावर्तन होगा। तो ये दोनों कंडीशन होगी तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। बस इतना समझ लीजिए। अब इसके कुछ व्यवहारिक उदाहरणों को देखेंगे दोस्तों तो हमें समझ में आएगा कि किस तरह घटना घटित होती है। जो प्रश्न पूछेगा वो इसी चीज से पूछेगा। ठीक है, जो भी दैनिक जीवन में इसके उदाहरण हैं उन्हीं से प्रश्न पूछा जाता है। आइए देखते हैं दोस्तों उदाहरण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण, कुछ उदाहरण समझते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहला एक उदाहरण है दोस्तों, हीरे की चमक। हीरे की चमक, जैसा कि हमने कहा कि जिस सतह से आंतरिक परावर्तन होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, वो सतह क्या होगी, चमकदार हो जाएगी। हीरे को आपने देखा, हीरा बहुत तेजी से चमकता है। ऐसे क्यों होता है? अब मान लीजिए हीरे के टुकड़े को काटा गया है एक शेप में। ठीक है, एक शेप में इसको काटा गया है। अब होता क्या है दोस्तों, हीरे के टुकड़े को एक शेप में काटा गया है। अब होता क्या है, जब बाहर का प्रकाश हीरे में प्रवेश करता है, ठीक है, बाहर का प्रकाश हीरे में प्रवेश करता है, ठीक है, तो उसके भीतर क्या होता है दोस्तों, देखिए यहां तो ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है। और मैंने क्या बताया है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश जो होना चाहिए वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। तो यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं है, विरल माध्यम से प्रकाश जा रहा है, लेकिन काम जो शुरू होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का वो तो यहाँ से शुरू होगा। ये है सघन माध्यम। सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में आएगा, मतलब फिर से ये वायु में आएगा, कांच से या हीरे से जो है, जब ये वायु में आएगा, जैसे हीरा है यहाँ मटेरियल, प्रिज्म में कांच था, तो हीरे से जब ये प्रकाश बाहर आएगा और जो भी यहाँ दर्शक है, दर्शक को ये दिखेगा, तो ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही आ रहा है। सघन से किस में आ रहा है, विरल में आ रहा है। क्लियर हुआ? तो आप समझिए, अब यहाँ पर समझिए दोस्तों, जब प्रकाश बाहर से प्रवेश करता है हीरे में, तो चूंकि इसको इस तरह डिजाइन किया जाता है, इसकी इस तरह पॉलिश की जाती है कि हीरा क्या होता है, प्रकाश इसकी सतह पर पड़ता है और बार बार क्या होता है दोस्तों, परावर्तित होता रहता है। विभिन्न तलों पर गिर के वो क्या होता है, बार बार परावर्तित होता रहता है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, हर दिशाओं से ये जो है प्रकाश प्रवेश कर रहा है हीरे में और अंदर परावर्तित होता है, लेकिन बाहर जब निकलता है तो कुछ दिशाओं से, मतलब बाहर क्या होता है, बाहर ऐसा नहीं है कि जितना जो है जितना प्रकाश की मात्रा घुसी अंदर हीरे के, उतनी ही प्रकाश की मात्रा बाहर निकली, ऐसा नहीं है।
प्रकाश अंदर तो कई तरह से जाता है, कई प्रकार से जाता है, कई दिशाओं से जाता है, लेकिन कुछ दिशाओं से ही प्रकाश निकल पाता है मुश्किल से। अंदर जो है इसका परावर्तन होता रहता है, बार बार विभिन्न तलों पे परावर्तन चलता रहता है। तो जब कुछ दिशाओं से बाहर निकलता है दोस्तों, तो अंदर चूंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इस वजह से क्या होता है, ये बहुत चमकीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, बहुत चमकीला दिखाई पड़ता है। बस इतना जानना आपके लिए जरूरी है, और ये उदाहरण पूछा जाता है, इसलिए आप इस चीज को ध्यान रखिए। ठीक है, हीरे में जो चमक का कारण है वो क्या है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ठीक है, चलिए ये बात आपको याद रहेगी। अब देखिए दोस्तों, दूसरा जो उदाहरण हम लोग देखेंगे, रेगिस्तान में मृग मरीचिका का। मृग मरीचिका दोस्तों, अगर आप कभी रेगिस्तान में गए हैं या ऐसा अनुभव हुआ है आपको जो है राजस्थान वगैरह जाने का, तो अगर आप वहां जाएंगे तो जब चिलचिलाती गर्मी की धूप में आप दोपहर में कभी निकलेंगे, तो आपको दोस्तों क्या होगा, रेगिस्तान में जो है आपको एक मृग मरीचिका का, इसको मीरेस कहते हैं, इसको मीरेस कहते हैं। ये क्या होता है दोस्तों, आप जाते रहेंगे, आपको लगेगा कि आगे तालाब है या एक जो है सरोवर है जहाँ जिसमें पानी भरा हुआ है। कोई भी वस्तु आप देखेंगे उसका उल्टा प्रतिबिंब आपको उसमें दिखाई देगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि वो तालाब है। जैसे आप जा रहे हैं तो अगर किसी तालाब के किनारे वृक्ष है, तो आपको तालाब में वृक्ष की उल्टी प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, उल्टा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, तो आप समझ जाते हैं ये तालाब है। तो उसकी जो है प्रतिछाया की वजह से आपको ऐसा लगता है। तो आपको ये हमेशा भ्रम होगा, जैसे ही आप पास जाएंगे तो आपको लगेगा मिथ्या है, लेकिन दूर से आपको ऐसा एहसास होगा कि आगे जो है तालाब है। आप आगे बढ़ते जाएंगे, तालाब पीछे हटता चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो मीरेस की घटना है कहाँ होती है, रेगिस्तान में होती है, जहाँ पर बलुई सतह होती है, रेत होती है, वहां पर होती है। ठीक है, तो वहां पर तालाब नहीं। देखिए गर्मी का मौसम होता है दोस्तों, ठीक है, रेत होती है। रेत क्या होती है, रेत क्या होती है दोस्तों, ये धरती के सतह वाली रेत क्या होगी, गर्म हो जाएगी। ये ऊपर वाली सतह क्या होगी दोस्तों, ये सघन, ये ठंडी रहेगी। ये गर्म रहेगी, ठंडी, ये गर्म रहेगी और क्या हो जाएगी, विरल हो जाएगी। यहाँ पर ठंडी सतह है, ऊपर वाली परत, यहाँ पर गर्म परत है। ऊपर जो है ठंडी है तो इसलिए सघन होगी, यहाँ पर विरल है क्योंकि ये गर्म है। अब देखिए सघन माध्यम से प्रकाश जो है आता है विरल माध्यम में। ऊपर की परत सघन ही है तो प्रकाश की किरण ऊपर से आएगी, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश प्रवेश करता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है, मतलब प्रकाश का अपवर्तन होता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जिसकी वजह से अपवर्तन की घटना होती है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है, जिससे हमें क्या होता है, पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब या जो भी वस्तुएं हैं उनका उल्टा प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा, हमें लगेगा कि ये तालाब है या जल राशि है। ठीक है, चलिए मीरेज या रेगिस्तान में मृग मरीचिका का जो उदाहरण है, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, कांच का चटका भाग, कांच का चटका भाग, मान लीजिए कोई कांच है दोस्तों, वो चिटक जाता है, वो किसी तरफ से चिटक जाता है, तो आपने देखा होगा बहुत तेजी से वो चमकता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ऐसे इसलिए होता है कि मान लीजिए ये कांच है, ठीक है, ये कांच का टुकड़ा है, ठीक है, ये हिस्से में क्या है, हवा भरी होती है, हवा भरी होती है। ठीक है, अब ये दोस्तों कांच है, ये माध्यम कौन सा है, सघन है। अब ये जो वायु है ये क्या है, माध्यम विरल माध्यम है। ठीक है, अब आप देखिए अब होता क्या है, जब प्रकाश कांच से इसमें प्रवेश करता है, ठीक है, मतलब प्रकाश की किरण इस पे पड़ी, प्रकाश की किरण इस पे पड़ी, तो प्रकाश की किरण यहाँ पर किस माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम में। अब मान लीजिए ये इधर से जो है ये निकलती है, तो किस माध्यम में प्रवेश कर रही है, विरल माध्यम में प्रवेश करी दोस्तों। मतलब प्रकाश की किरण पहले तो विरल माध्यम से आती है, लेकिन प्रवेश करती है कांच में, कांच क्या है, सघन माध्यम में, और सघन माध्यम से जब निकल के फिर से वायु में प्रवेश करती है, तो क्या हो जाता है, ये विरल माध्यम है। अब इसमें क्या है, कौन सी घटना होगी, अपवर्तन होगा,
अपवर्तन होगा और कौन सा अपवर्तन होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आंतरिक परावर्तन। आप देख रहे हैं कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण आ रही है। क्लियर हुआ? तो कांच क्या होता है दोस्तों? चमकने लगता है। ये कांच जो है इसका चटका भाग क्या होगा? ये चमक पैदा करेगा। ठीक है, ये घटना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होती है। चलिए, ये भी क्लियर हो गया दोस्तों। अब आपको देखना है कि पानी में अगर आप एक परख नली, पानी जल भर के आप एक परख नली को लेते हैं पानी में, तो उसका जो खाली हिस्सा वो भी इसी वजह से चमकता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है प्रकाशित तंतु का, जो कि पूछा जा सकता है परीक्षा में, महत्वपूर्ण होता है। प्रकाशित तंतु या ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशित तंतु दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ही सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, और बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, ये क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये दोस्तों क्या होता है? क्योंकि देखिए, प्रकाश जो होता है दोस्तों, ये किस दिशा में गमन करता है? सरल रेखा में। प्रकाश क्या करता है? प्रकाश सरल रेखा में क्या करता है दोस्तों? गमन करता है, गमन करता है। ठीक है, सरल रेखा में क्या करता है? गमन करता है। लेकिन क्या होता है, अगर ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका हो गया ऑप्टिकल फाइबर में या किसी भी चीज में, तो क्या होता है दोस्तों? इससे वक्री मार्ग पर भी चला जा सकता है। मतलब इसको ऐसे ही ये चलाया जा सकता है। भले ये सरल रेखा में गमन करता है, लेकिन अगर इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया प्रकाश का, तो इससे वक्री मार्ग पर भी चलाया जा सकता है। इसी सिद्धांत, इसी तरह से इसका उपयोग करके क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। ठीक है, अब कैसे काम करता है इसको देखेंगे। प्रकाश सिग्नल को दोस्तों क्या होता है? प्रकाश सिग्नल में दोस्तों स्थानांतरित इसको किया जाता है बिना ऊर्जा को क्षय किए हुए। कैसे काम करता है आइए थोड़ा सा देख लिया जाए। ये कैसे काम करता है इसको देखेंगे। ठीक है, जब ये जो है सीधी रेखा में गमन करता है, ऑप्टिकल फाइबर में इस तरह सिस्टम, कांच की पतली पतली, बहुत पतली पतली जो है नलिकाएं होती हैं दोस्तों, और बहुत ही पतली पतली फाइबर्स होते हैं, रेशे होते हैं, उनकी मदद से जो है उसको बनाया जाता है। तो उनमें क्या होता है? उनमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। इसकी वजह से क्या होता है? बिना तीव्रता क्षय किए हुए दोस्तों क्या होता है? वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होता है? वो ऊर्जा पहुंचाई जाती है ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से। अब इसका क्या क्या उपयोग होता है दोस्तों, आइए देखते हैं। पहला उपयोग है कि विद्युत संकेत, जो विद्युत संकेत होते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं, इनको प्रकाश संकेत में चेंज कर दिया जाता है। विद्युत संकेत को प्रकाश, लाइट सिग्नल में, प्रकाश संकेत में बदल के क्या होता है? भेजा जाता है और रिसीव किया जाता है। भेजा और प्राप्त किया जाता है। मतलब इलेक्ट्रिक सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? लाइट सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं, और प्रकाशित तंतु या ऑप्टिकल फाइबर की मदद से दूर दूर तक इसको हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं इसका। ठीक है, इलेक्ट्रिक सिग्नल को किस में बदलते हैं? प्रकाश संकेत में। ठीक है, एक चीज ये हुई। दूसरी चीज, शरीर के अंदर जो लेजर रेस होती है दोस्तों, उनको भेजने के लिए, लेजर किरणों को भेजने के लिए, क्लियर हुआ? ठीक है, प्रकाश संकेतों के दूर संचार प्रयोग में, दूर संचार मतलब दोस्तों काफी दूर जो है इनको भेजा जा सकता है। जब भी दूर संचार तकनीक का उस उपयोग होता है, जिसमें प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम? प्रकाश संकेतों के को दूर तक भेजने में। क्लियर हुआ? ठीक है, इसके दूर संचार में, मतलब दूर संचार का मतलब दूर तक इसको संचारित करने में। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो होती है। ठीक है, अच्छा, और क्या प्रयोग इसका हो सकता है दोस्तों?
मनुष्य के शरीर में बहुत सारे रोग होते हैं, तो मनुष्य के शरीर के आंतरिक जो रोग होते हैं तो उनके लिए क्या होता है, आंतरिक अंगों का परीक्षण करना आवश्यक होता है। उसके लिए भी इस युक्ति का क्या होता है, परीक्षण किया जाता है, इस युक्ति का सहारा लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए ये बात आपको समझ में आई। अब देखिए दोस्तों, हमको क्या समझना है, एक और यंत्र होता है दोस्तों, इंडोस्कोप। इंडोस्कोप आपने सुना होगा, चिकित्सा की विधि है इंडोस्कोपी। इंडोस्कोपी में क्या होता है, आंतरिक अंगों का परीक्षण किया जाता है, आंतरिक अंगों का परीक्षण किया जाता है। अब दोस्तों आंतरिक अंगों का परीक्षण कैसे किया जाएगा, जाहिर सी बात है ऑप्टिकल फाइबर्स की मदद से किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। ठीक है, अगर ये युक्ति न होती है तो संभव न हो पाता। तो जो है ऑप्टिकल फाइबर से निर्मित क्या होता है, एक प्रकाश नलिका होती है। प्रकाश नलिका होगी, ये किससे युक्त होगी, ऑप्टिकल फाइबर से। ऑप्टिकल फाइबर से बनी हुई ये क्या होती है, प्रकाश नलिका होती है। और इसको क्या किया जाता है दोस्तों, शरीर के आंतरिक अंगों में जो है इसको इंजेक्ट किया जाता है, इसको डाला जाता है, जिस तरीके से मेडिकल सर्जरी में किया जाता है। और उसके बाद वो क्या करता है, आंतरिक अंगों का सटीक चित्र प्राप्त करता है, जिससे रोगों का पता लगा के उनका उपचार संभव होता है। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। इंडोस्कोपी जो होता है इसी माध्यम से होता है। अगर ये ऑप्टिक फाइबर का टेक्निक ना हो तो वो काम नहीं करेगी। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण इसका प्रयोग है। तो आपने देखा दोस्तों कि प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है वो कितने काम का है। ठीक है, अगर ये टेक्नोलॉजी ना हो तो शरीर के आंतरिक रोगों का या आंतरिक अंगों का परीक्षण जो है संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए हमने इसको अच्छे से समझ लिया दोस्तों। अब ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन टॉपिक कंप्लीट हो गया दोस्तों। ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा दोस्तों अच्छे से। अब देखिए दोस्तों, अब जो प्रकाश में हम लोग पढ़ेंगे, एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, लेंस देखेंगे। दर्पण हम देख चुके हैं, लेंस को पढ़ा जाए दोस्तों। लेंस भी हम देख लेते हैं, लेंस क्या है। लेंस, हमको लेंस समझना है कि क्या है लेंस। तो दोस्तों लेंस को समझिए कि दो वक्र पृष्ठ हो, चाहे ये हो चाहे ये हो, दो वक्र पृष्ठ हो। ठीक है, या एक वक्र पृष्ठ हो तथा एक समतल पृष्ठ हो। मान लीजिए एक वक्र पृष्ठ और एक समतल ऐसे हो गया, एक समतल हो गया और एक वक्र पृष्ठ ऐसे हो गया, या ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, ये चीज होगी, ये चीज होगी। ठीक है, ये लेंस होगा। एक पृष्ठ जो है समतल है और एक क्या है दोस्तों, वक्र है। ठीक है, या दोनों वक्र पृष्ठ है, दोनों वक्र पृष्ठ हैं। तो ये क्या होगा दोस्तों, इस तरह की कंडीशन हो सकती है। ये दोस्तों क्या होगा, उत्तल लेंस होगा और ये क्या होगा, अवतल लेंस होगा। जैसे आपने दर्पण देखा था दोस्तों, उत्तल और अवतल। कॉनकेव का मतलब था जो है अवतल दर्पण था, वो कॉनकेव मिरर था। यहाँ पर कॉनकेव लेंस है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कॉनकेव में क्या होता है, चाहे वो दर्पण में था चाहे लेंस में है, इसका भाग क्या होगा, नीचे की तरफ धंसा होगा। कॉनकेव में क्या होता है, धंसा होता है। और जो कॉनकेव कॉन्वेक्स होता है दोस्तों, कॉन्वेक्स होता है, इसमें क्या होता है, इसका भाग उभरा होता है। दोनों अंतर जो है आपको दिखेगा दोनों में, दर्पण में भी लेंस में भी। कॉनकेव को आप मान के चलिए, जब आप अवतल की बात करते हैं तो उसका जो हिस्सा होता है धंसा होता है, उत्तल की बात करते हैं तो हिस्सा क्या होता है, उसका उभरा होता है। ठीक है, ये बात आप क्लियर करिए। दर्पण में लेंस में अंतर होता है कि प्रकाश की किरण दर्पण से होके जो है परावर्तित हो जाती है, उसके परावर्तक पृष्ठ से पीछे की तरफ नहीं जा पाती, क्योंकि कलई लगी होती है, धातु की परत लगी होती है। लेंस में क्या होता है दोस्तों, ये जो है ये क्या होती है,
इसको क्रॉस करके आगे बढ़ जाती है, अपवर्तित होके आगे बढ़ जाती है, ठीक है। इसमें जो है लेंस का प्रयोग अलग है, इसीलिए जो है आंखों के लिए लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें इस जो है अवतल और उत्तल की जो विशेषताएं हैं, इनके माध्यम से जो है नेत्र दोषों का या दृष्टि दोषों का क्या होता है, उपचार भी होता है। हम अभी देखते हैं कैसे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई दोस्तों। चलिए, उत्तल क्या होता है, ये केंद्र पे मोटा होता है दोस्तों, बीच में क्या होता है, केंद्र पर मोटा होता है। ये क्या होता है, केंद्र पे पतला होता है, केंद्र पर पतला होगा, किनारों पर मोटा होगा, किनारों पर मोटा होगा, और ये किनारों पर क्या होगा, पतला होगा। मतलब उत्तल में क्या होता है, बीच में मोटा होता है, किनारों पे पतला होता है। अवतल में क्या होगा, केंद्र पे पतला होगा, किनारों पे मोटा होगा। क्लियर हुआ। चलिए, ये बात आपको समझ में आई दोस्तों। चलिए ठीक है, ये उत्तल हो गया, ये अवतल हो गया। अब आगे जब हम मानव नेत्र पढ़ेंगे दोस्तों, इसके बाद का टॉपिक है मानव नेत्र। तो जब हम मानव नेत्र पढ़ेंगे तो उसमें हम ये चीज बहुत अच्छे से देखेंगे दोस्तों कि कैसे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में जो है ये काम करता है, किस लेंस का प्रयोग किया जाता है और कैसे काम करता है, ठीक है, ये हम देखेंगे। मतलब मान के चलिए, उत्तल को क्या कहते हैं दोस्तों, उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहेंगे। अभिसारी, ये क्या करता है, अभिसरित करता है, किरणों को क्या करता है दोस्तों, ये क्या करता है, अपसरित करता है या केंद्र की तरफ मोड़ता है। अवतल को क्या कहेंगे, अवतल लेंस को हम क्या कहेंगे दोस्तों, अपसारी। मतलब किरणों को क्या करता है, फैलाता है, मतलब वस्तु की प्रकाश के स्रोत से आने वाली किरणों को क्या करता है, ये अपसारित करता है, और ये क्या करता है, अभिसारित करता है। क्लियर हुआ। चलिए, ये बात समझ में आई दोस्तों आपको। अब दोस्तों हमको क्या जानना है, देखिए यहाँ पर चर्चा की है तो आप देख लीजिए, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। यहां पर एक ट्रिक याद करिएगा दोस्तों, ठीक है। अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे और यहाँ उत्तल लेंस का, इसको डिटेल करेंगे दोस्तों मानव नेत्र के टॉपिक में। अब देखिए, यहाँ एक ट्रिक बताना चाह रहा था मैं थोड़ा सा। निकट दृष्टि दोष की बात अगर कभी हो दोस्तों, तो प्रतिबिंब बनने की स्थिति आप जान लीजिए, और ये जान लीजिए कि इसमें क्या समस्या आती है। जब निकट दृष्टि दोष की बात की जाए तो इसका मतलब उल्टा समझिएगा कि निकट में दोष नहीं है, निकट वाला अच्छा दिख रहा है। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट दिख, उल्टी बात हो रही है। मतलब निकट दृष्टि दोष का मतलब यह है कि दूर की वस्तु जो है क्या है, दूर की वस्तु क्या है, नहीं दिख रही है स्पष्ट। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिख रही है, और दूर में क्या है, निकट की वस्तु नहीं स्पष्ट दिख रही है। मतलब उल्टा समझे, निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब दूर दूर में दोष है, दूर की वस्तुओं में दोष है। दूर दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तुओं में दोष है देखने में, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद करिएगा क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। और देखिए दोस्तों, निकट दृष्टि दोष जब होता है तो हम अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं, और जब जो है दूर दृष्टि होता है तो हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का या कॉन्वेक्स लेंस का। तो ये इतनी बातें हैं दोस्तों अवतल और उत्तल लेंस के साथ। बाकी जब मानव नेत्र पढ़ाएंगे तो दृष्टि दोष को भी देखेंगे और ये देखेंगे कि लेंस किस तरह काम करते हैं, ताकि जो है अच्छे से स्पष्ट चीजें दिख सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ टॉपिक थोड़ा सा कठिन है दोस्तों, इसको अच्छे से नोट्स बना के याद करेंगे तभी जो है आपको क्लियर होगा। अगर ऐसे आप वीडियो से सुन के आप छोड़ देंगे तो बिल्कुल आपको याद नहीं रह जाएगा। तो इसका पॉइंट वाइज नोट्स बना लीजिए। दर्पण में किस तरह व्यवहार करती हैं प्रकाश की किरणें, लेंस में किस तरह व्यवहार करती हैं, किस तरह जो है इनका परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने में इनका व्यवहार कैसा होता है, अभिलंब क्या है,
आपतन बिंदु क्या है, ये चीज़ें टर्म अगर एक बार आप समझ जाएंगे, कंडीशन समझ जाएंगे तो बहुत कठिन भी नहीं है। बस आप अगर नोट्स बना लेंगे तो उसको रिवीजन करते रहेंगे तो परीक्षा जब भी आएगी तो आप इस टॉपिक को अगर एक बार रिवाइज कर लेंगे दोस्तों तो आपके काम आएगा, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से सवाल पूछे जाने का चांस रहता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।